हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस सर आपको अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे सीडीपी में बुद्धि इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम को लेके हम लोग जल्दी जल्दी सारे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। यहाँ पे सबसे पहले बुद्धि इंटेलिजेंस, इसकी परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, कि बुद्धि होती क्या है। चलिए, बुद्धि की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग तरह के मनोवैज्ञानिक अपना अलग अलग विचार दिए हैं, अलग अलग तरह से बुद्धि को परिभाषित किए हैं। जैसे एक थॉर्नडाइक साहब थे, उनके अनुसार उन्होंने बताया है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। उन्होंने क्या कहा है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया, वास्तविक जो एक्चुअल परिस्थिति है उसके साथ जो अपेक्षित प्रतिक्रिया करते हैं उसी की योग्यता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है, दूसरे मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन। उनके अनुसार है, वो बता रहे हैं कि व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। व्यक्ति का जो जनरल योग्यता होता है, जनरल एबिलिटी होता है, जो आपको सामान्यतः देखने को मिलती है, सामान्य योग्यता जनरल एबिलिटी, यही क्या है, स्पीयरमैन साहब बता रहे हैं कि यही आदमी की क्या है, व्यक्ति की बुद्धि है। उसके बाद है नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, वुडवर्थ साहब का कहना है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। यानी ये जिस बुद्धि से हम लोग किसी कार्य को करते हैं वही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरह से बुद्धि को परिभाषित किया है। उसके बाद हम चलते हैं बुद्धि की विशेषता क्या है, उस पर हम विचार करते हैं। देखिए, बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि कैसी शक्ति है, जन्मजात शक्ति है। ठीक है ना, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। यह किससे प्राप्त होती है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि से सीखा जाता है। बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, बुद्धि के माध्यम से हम अपनी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगर अमूर्त चिंतन, किसी भी अमूर्त चिंतन, काल्पनिक सोच करना हो, काल्पनिक चिंतन करना हो, जिसे बिना देखे किसी चीज के बारे में सोचना, ये किसके माध्यम से करते हैं, बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा अगर कोई ज्ञान अर्जित किए हैं उसको नई परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। बुद्धि से आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का, विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो बुद्धि के माध्यम से उसको आलोचना करना है कि उसको करना है, आपको उसके कर्म का बड़ाई करना है कि आलोचना करना है, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है और उसे समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धि क्या करती है, अगर कोई समस्या हमारे पास आता है तो उसको सबसे पहले समझने का प्रयास करती है। अगर वो समझ जाती है तो समझने के उपरांत, समझने के बाद क्या करती है, वो मस्तिष्क को करती है कि इसको कैसे झेलना है, कैसे उसको सामना करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। बुद्धि क्या होता है, स्थिर भी होता है, अस्थायी भी होता है और परिवर्तित भी हो सकता है। ठीक है ना, बुद्धि से तर्क, कल्पना, सोच करते हैं। बुद्धि से क्या क्या करते हैं, तर्क भी कर सकते हैं। बुद्धि रहेगा तभी तो किसी चीज पे तर्क करेंगे, कल्पना भी कर सकते हैं और सोच भी कर सकते हैं। अब चलते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक की तरफ। बुद्धि को कौन कौन से कारक है जो कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए पहला कारक है वंशानुक्रम। पहला कारक क्या है, वंशानुक्रम। दूसरा आयु, तीसरा लिंग, चौथा स्वास्थ्य।
यानी ये चारों कारक बुद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम के अनुसार बुद्धि मिलती है, ठीक है, जैसे मेरे पूर्वज रहेंगे उसी के अनुसार बुद्धि का होगा, उसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। आयु के हिसाब से बुद्धि बढ़ती है, अगर छोटे हैं तो बुद्धि क्या होगी, छोटे कम रहेगा, ज़्यादा बड़े होंगे तो ज़्यादा बुद्धि होगी। लिंग के हिसाब से बढ़ती है और स्वास्थ्य सही रहेगा तो भी बुद्धि सही से विकसित होगा। चलिए, बुद्धि और ज्ञान में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ते हैं। बुद्धि और ज्ञान में अंतर। बुद्धि वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि वंशानुक्रम, वंश के अनुक्रम के अनुसार जो जन्मजात प्राप्त होती है उसके द्वारा मिलता है बुद्धि, जबकि ज्ञान अर्जित की शक्ति है। ज्ञान का अर्जन वातावरण में होता है। ज्ञान अर्जित किया हुआ, कमाया हुआ शक्ति है, इसको अर्ज किया जाता है, कमाया जाता है, इसको वातावरण दिया जाता है, ज्ञान अर्जन करने के लिए वातावरण दिया जाता है, उसी से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर और परिवर्तनशील होती है, ज्ञान अर्जित करने से बढ़ता है। बुद्धि क्या होती है, स्थिर भी होती है और परिवर्तनशील भी होती है, और ज्ञान अर्जित करने पे क्या होता है, ग्रोथ होता है, बढ़ जाता है। बुद्धि से ज्ञान का विकास होता है। अगर बुद्धि होगी तो ज्ञान का विकास होगा, लेकिन ज्ञान से बुद्धि का विकास नहीं होता है, ठीक है ना। बुद्धि से ज्ञान का विकास होता है, लेकिन ज्ञान से बुद्धि का विकास नहीं होता है। जानकारी ज्ञान है, उसका उपयोग करना बुद्धि है। अगर किसी चीज़ की नॉलेज है हमें तो क्या है, ज्ञान है। उस नॉलेज को कैसे हम लोग को यूज करना है वो क्या है, बुद्धि है, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों का सामना सरलतापूर्वक कर सकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कठिनाइयों का सामना कैसे करता है, एकदम इजीली, सरलतापूर्वक कर सकता है। जिसको बुद्धि, अगर कोई समस्या सामने आ जाती है तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको एकदम इजीली उसको सलटा लेता है, ठीक है ना। जबकि ज्ञानी व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ हो सकता है, लेकिन वहीं ज्ञानी आदमी है तो ऐसा करने में वो क्या है, असमर्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट के बारे में। जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं आईक्यू। जैसे हम बोलते हैं ना आईक्यू लेवल में बुद्धि को मापते हैं, उसी को बुद्धि लब्धि बोला जाता है। आईक्यू को ही क्या बोला जाता है, बुद्धि लब्धि बोला जाता है। देखिए, बुद्धि लब्धि को सूत्र 1916 ईस्वी में मनोवैज्ञानिक टर्मेन ने किया, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन दिए, 1916 ईस्वी में मनोवैज्ञानिक टर्मेन ने दिया। बुद्धि लब्धि आईक्यू का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु, मेंटल एज, बट्टा वास्तविक आयु, क्रोनिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड 100, क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड 100। इसको बुद्धि को बांटे हैं अलग अलग वर्ग में। जैसे यहाँ पे मैंने एक तरफ बनाया है कॉलम बुद्धि वर्ग का, एक तरफ आईक्यू लेवल का, ठीक है। जो प्रतिभाशाली बुद्धि वर्ग के लोग होंगे, प्रतिभाशाली बुद्धि वाले होंगे, उनका आईक्यू लेवल 140 से क्या होगा, अधिक होगा। जो अति उत्कृष्ट होंगे उनका 120 से लेकर 139 तक होगा। जो उत्कृष्ट बुद्धि वाले लोग होंगे उनका आईक्यू लेवल 110 से 119 तक होगा। जो सामान्य बुद्धि वाले होंगे उनका आईक्यू लेवल 90 से 109 तक होगा। जो मंद बुद्धि वाले होंगे उनका आईक्यू लेवल 80 से 89 तक होगा। जो निर्बल बुद्धि वाले होंगे, बिना बल के बुद्धि वाले, उनका 70 से 79 तक होगा, ठीक है। जो मूर्ख बुद्धि वाले होंगे उनका 50 से 69 तक होगा। जो मूढ़ बुद्धि वाले होंगे 25 से 49 तक होगा। जो जड़ बुद्धि वाले होंगे 25 से कम होगा, ठीक है। इसको याद ऐसे किया जा सकता है, जड़ बुद्धि सबसे लोअर 25 से कम, उससे बड़ा मूढ़ बुद्धि 25 से ज्यादा 49 तक, 25 से लेकर 49 तक। उसके बाद मूर्ख बुद्धि वाले आएंगे 50 से लेकर 69 तक। उसके बाद निर्बल बुद्धि वाले बिना बल का 70 से लेकर 79 तक। निर्बल के बाद मंद बुद्धि वाले आएंगे 80 से लेकर 89 तक। मंद के बाद नॉर्मल सामान्य बुद्धि वाले आएंगे 90 से 109 तक। सामान्य के बाद उत्कृष्ट अच्छा बुद्धि वाले 110 से 119 तक। अति उत्कृष्ट उससे अच्छा 120 से 139 तक। उसके बाद प्रतिभाशाली 140 से अधिक, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे इसको। चलिए, अब एक जो थॉर्नडाइक साहब थे वो तो बुद्धि के बारे में बताए थे, परिभाषा दिए थे जिसको मैंने पहले बताया आपको, लेकिन वो बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किए। कितने भागों में विभाजित किए थॉर्नडाइक साहब? 3 भागों में विभाजित किए। पहला है गामक या यांत्रिक बुद्धि, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तीसरा है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। तीनों को बारी बारी से करके हम पढ़ते हैं। पहला गामक या यांत्रिक बुद्धि, इसमें इस बुद्धि का तात्पर्य उस शक्ति या योग्यता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने यंत्रों या भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है।
जैसे है ना, जैसे बालक क्या होता है, बच्चा सब खेलते खेलते बचपन में जैसे घड़ी वड़ी टूट जाता है, चाहे खिलौना उलौना टूट जाता है, घड़ी वड़ी खराब हो जाता है, चाहे साइकिल का चैन उतर जाता है, तो तुरंत बालक क्या करता है, उसको खोल के बनाने की कोशिश करने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह की बुद्धि में कौन से गामक या यांत्रिक बुद्धि में इस तरह के काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे बता भी दिया, तो जो बालक बचपन में अपने घड़ी, खिलौना, साइकिल को खोलकर ठीक करने का प्रयास करते हैं, ये आगे चलकर कुशल मिस्त्री या इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। ये भौतिक पदार्थों से या यंत्रों से क्या करते हैं, वहां पे खोल के कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, इसी को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा गया है। दूसरा है थॉर्नडाइक साहब का अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि बिना देखे चिंतन करने वाला बुद्धि। इस बुद्धि का तात्पर्य भावनाओं और विचारों से होता है। इसका तात्पर्य किससे होता है, भावनाओं और विचारों से। अमूर्त बुद्धि में किसका तात्पर्य, भावनाओं और विचारों से। इस प्रकार की बुद्धि में शब्द, अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया जाता है। इस बुद्धि में शब्द का, अंक का और प्रतीक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कवि वगैरह लोग को लिखना होता है, कोई पोएट्री लिखना होता है, तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, प्रतीक का साइन का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे चित्रकार हुए, डॉक्टर हुए, शॉर्टकट पे कैसे लिखा जाएगा। तो किस बुद्धि से, अमूर्त बुद्धि से। यानी वो अमूर्त बुद्धि बिना देखे वाला बुद्धि, बिना देखे चिंतन करना, ये सब किस में आता है, अमूर्त चिंतन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध सामाजिक है तो सामाजिक अनुकूल की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। सामाजिक बुद्धि के से क्या अनुसार क्या करता है, व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूल ढाल लेता है, ठीक है ना। सामाजिक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। सामाजिक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को समाज में, समाज के अनुसार ढाल लेता है। जैसे सामाजिक लोग हुए, सामाजिक कार्यकर्ता हुए, व्यवसायी हुए, बिजनेसमैन हुए, जैसा समाज वैसा बिहेव करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, अब स्टर्नबर्ग को बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किए थे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे थॉर्नडाइक साहब का, अब पढ़ रहे हैं लोग स्टर्नबर्ग का। पहला है अनुभवात्मक बुद्धि, दूसरा है घटकीय बुद्धि, तीसरा है संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक है। पहला अनुभवात्मक बुद्धि, दूसरा घटकीय बुद्धि, तीसरा संदर्भात्मक बुद्धि। चलिए बारी बारी से इस पे भी पढ़ते हैं। अनुभवात्मक बुद्धि, इसका तो अनुभवात्मक से ही नाम से पता चल रहा है कि अनुभव से रिलेटेड है। इस बुद्धि में व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर तथा अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके किसी भी नई समस्याओं का समाधान करते हैं। इस बुद्धि के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपने अनुभव और नॉलेज के आधार पे अगर कोई भी समस्या आता है तो उसका समाधान कर लेते हैं, ठीक है। तो अनुभवात्मक बुद्धि के अनुसार इसको रचनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है अनुभवात्मक बुद्धि का, रचनात्मक बुद्धि भी नाम है, ठीक है। चलिए उसके बाद है घटकीय बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति काल्पनिक सोच तथा अमूर्त चिंतन करते हैं, ठीक है ना। जिसे अमूर्त बुद्धि था ना थॉर्नडाइक साहब का, उसी तरह से घटकीय बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति काल्पनिक सोच तथा अमूर्त चिंतन करते हैं। इसमें व्यक्ति हर प्रश्न का कारण जानना चाहते हैं, और हर प्रश्न का कारण जानना चाहते हैं, हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन जानना चाहते हैं। इससे विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। इनका तीसरा है संदर्भात्मक बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति अनुकूलन, चयन और आकार देता है। इसमें किसी भी समस्या से निपटने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाकर अनुकूलन करता है तथा अपने अनुसार व्यवहारिक माहौल का चयन करता है तथा उसको अपने ढंग का आकार देता है। जैसे नौकरी में जाने पर दूसरे जगह पर संदर्भात्मक बुद्धि का उपयोग किया जाता है। देखिए एक्चुअली होता है ना कि जब नौकरी में दूसरे जगह शिफ्ट होता है आदमी, तो उसके अनुसार जहाँ पे जाता है उसके अनुसार अपने आप को ढालता है, आकार देता है, अनुकूलन करता है, सजाता है अपने आप को। तो किसके अंतर्गत आता है, संदर्भात्मक बुद्धि के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसे दूसरा नाम इसका क्या है, व्यवहारिक बुद्धि। इसमें व्यवहार का परिवर्तन वगैरह किया जाता है, ढाला जाता है और उसका अनुकूल किया जाता है, आकार दिया जाता है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, व्यवहारिक बुद्धि। अब आते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। देखिए बुद्धि के 3 सिद्धांत हैं। एक कारक सिद्धांत है, दूसरा द्विकारक सिद्धांत है, तीसरा समूह कारक सिद्धांत है, ठीक है ना। तो बारी बारी से तीनों को पढ़ते हैं। पहला एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का मतलब एक
सिद्धांत वाला, एक कारण वाला। इसे एक खंड का सिद्धांत कहा गया है। जब एक कारक सिद्धांत है, इसको क्या कितने खंड का? एक खंड का सिद्धांत कहा गया है। इसका प्रतिपादन जो मनोवैज्ञानिक बीने साहब थे उन्होंने किया था। इसका प्रतिपादन कौन किए थे? बीने ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का कार्य करती है। इनका कहना था बुद्धि क्या है? एक इकाई है और सारी बुद्धि एक ही समय क्या होती है? एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और एक साथ कार्य करती है। ये बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ये बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना जाता है। इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति गणित में निपुण है वह कला में भी निपुण होगा। उनका कहना था कि सारी बुद्धि किसी एक फील्ड में कार्य करने लगती है। तो जो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम मैथ बढ़िया बनाते हैं तो हम क्या कला में भी बढ़िया होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दोषपूर्ण है ये बुद्धि, ये सिद्धांत। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन कौन किए थे? एक कारक वाला का कौन किए थे? बीने साहब। द्विकारक वाला का कौन किए? स्पीयरमैन। उन्होंने बुद्धि को दो वर्गों में बांटा। इन्होंने बुद्धि को कितने वर्गों में बांटा? दो वर्गों में। एक सामान्य तत्व योग्यता, दूसरा विशिष्ट तत्व योग्यता, ठीक है ना। तो सबसे पहले समान तत्व योग्यता को जी फैक्टर या जनरल एबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। सामान्य योग्यता का मतलब करता है सामान्य बुद्धि से रिलेटेड है। सामान्य योग्यता व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है। सामान्य योग्यता, सामान्य बुद्धि क्या होती है? लगभग सभी कार्यों में क्या करती है? सहायता करती है। आए हमें जन्मजात मिलती है। ये कहाँ से मिलती है? हमें जन्मजात मिलती है। यह हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जो सामान्य बुद्धि होती है ये हर व्यक्ति में क्या होती है? अलग अलग, डिफरेंट होती है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा होती है। ये हमें जन्मजात मिली हुई होती है। अब आते हैं दूसरे पे, विशेष तत्व योग्यता पे। एस फैक्टर और स्पेसिफिक एबिलिटी। विशेष योग्यता विशेष कार्यों की करने में सहायता देती है। सामान्य वाला सभी कार्य में, अब विशिष्ट योग्यता वाला बुद्धि किसी विशेष कार्य को करने में क्या करती है? हेल्प करती है। यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक में होता है। यह भी क्या होती है? अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक होती है, ठीक। चलिए, तीसरा है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक थ्रस्टन ने किया था। कौन किए थे? थ्रस्टन ने किए थे। इसमें योग्यता बुद्धि का मिश्रण होता है। इसमें सारी योग्यता बुद्धि का क्या होता है? मिश्रण होता है। सामान्य का और विशिष्ट का, दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए, हॉवर्ड गार्नर साहब का बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने मेनली 8 तरह के बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। उनके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। इन्होंने बुद्धि को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पहला है भाषागत बुद्धि। भाषागत से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? यानी भाषा के अंतर्गत आने वाले बुद्धि को भाषागत बुद्धि कहा गया है। इसमें व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। इस बुद्धि में व्यक्ति को क्या होता है? भाषा तथा शब्द का बहुत ज्ञान होता है, ठीक ना। इन्हें भाषाओं को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह आता है। इस बुद्धि में क्या होता है? भाषा को सीखना तथा उसका प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए आता है, ठीक। यह शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं। ये क्या करते हैं? शब्द के संबंध को बहुत गहराई से बढ़िया से समझ जाते हैं। जिसे जिनको भाषा का ज्ञान होता है, जिसे हिंदी के कवि लोग होते हैं, जो हिंदी का कविता होता है उसको कितनी आसानी से समझा देते हैं हम लोग को, ठीक है ना। तो उससे उनको समझ बहुत ज़्यादा होती है। उनको क्या? भाषागत बुद्धि की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जैसे वकील, कवि, लेखक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तार्किक का मतलब तर्क, गणित का मैथ के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ऐसी बुद्धि जिसमें तर्क करने की क्षमता हो, मैथ के कैलकुलेशन करने की अधिकता हो, उसको क्या, उस बुद्धि किसके अंतर्गत आएगी? तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, मैथ की समस्या समाधान यानी मैथ की कैलकुलेशन की क्षमता क्या होती है? अधिकतम होती है। जैसे गणितज्ञ और अकाउंटेंट लोग भी होते हैं, फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, उनमें भी तर्कीक करने की क्षमता होती है और गणितज्ञ में भी, ठीक है। तीसरा है स्थानिक बुद्धि।
ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता वाले होते हैं, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, नाविक। ये लोग क्या करते हैं, जैसे चित्रकार चित्रकारी करते हैं तो ये लोग स्थानिक आयाम के कहाँ पे किस डायमेंशन पे कौन सा फिगर बनाना है, कैसे बिहेव करना है, इसको कौन से फिगर कैसे रखना है, किस आयाम पे रखना है, किस स्थान पे रखना है, इस तरह की उनको नॉलेज होती है इस बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है। संगीतात्मक बुद्धि का मतलब संगीत, ये नाम से ही वाकिफ है, संगीतात्मक बुद्धि की बात कर रहा है, यानी संगीत से लगाव। इसमें व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है, इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है। इनका झुकाव किसके तरफ होता है, संगीत के तरफ होता है, म्यूजिक के तरफ होता है, म्यूजिक के प्रति इनका लगाव अधिक होता है। जैसे कोई गायक हैं, म्यूजिशियन हैं, ठीक है ना, म्यूजिक कंपोजर। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि में आते हैं जो शारीरिक क्रियाओं पे कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है ना, अपने शरीर के गति पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे धावक, दौड़ते समय अपने शरीर की गति पे कंट्रोल करना है, डांसर, ये लोग क्या शारीरिक गति संवेदी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। चलिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि में इसमें व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावना, अभिप्रेरणा तथा इच्छाओं को, अपने निजी भावना, प्रेरणा तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट, अंतरक्रिया कर सकते हैं। जो अपनी निजी भावना और प्रेरणा, इसको दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, सॉरी अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो एक इसके समक्ष आता है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि के समक्ष। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यक्ति, सीधी लैंग्वेज में समझिए, इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद करता है। जैसे नेता दूसरे के बारे में जानकर, दूसरे की भावनाओं को जानकर उसको क्या करता है, संवाद करता है, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। अंतः व्यक्तिगत इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें व्यक्ति अंतर व्यक्तिगत बुद्धि से, यानी अपने अंदर की बुद्धि से मजबूत होते हैं। वे अपनी भावनात्मक स्थिति, भावनाओं और प्रेरणाओं से अवगत होने में अच्छे होते हैं। अपने भावनात्मक और प्रेरणात्मक से क्या होते हैं, अवगत होते हैं, अच्छे होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं, जैसे धार्मिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु। ठीक है ना। इसमें दो है, एक अंतर, एक अंत। ठीक है, एक इंटर और एक इंट्रा। देखिए, जहां भी दूसरों के लिए आएगा तो क्या अंतर व्यक्तिगत, इंटरपर्सनल। ठीक है, जहां स्वयं की बात करेगा, खुद की बात करेगा, वहां पे इंट्रा, खुद, स्वयं। ठीक है, जहां पे खुद के लिए स्वयं के लिए बात करें तो अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, ये वाला अंतः वाला, इंट्रा वाला, जहां दूसरे के लिए बात करें क्या, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इंटर वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, इस बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे, जानवरों की देखरेख करने में अधिक रुचि होती है। इनको सीधे लैंग्वेज में कहिए तो इनको प्रकृति के प्रति क्या होता है, बहुत लगाव होता है। प्रकृतिवादी बुद्धि वाले को क्या होता है, प्रकृति के प्रति बहुत अधिक, प्रकृति के साथ बहुत अधिक क्या होता है, उनका लगाव होता है। जैसे वनस्पति विशेषज्ञ और किसान। ठीक है ना। अस्तित्ववादी बुद्धि, ये बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं ना, किसी चीज के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि कोई चीज कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया। तो जैसे साधु संत वगैरह होते हैं, फिलोसफर, दार्शनिक लोग होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है ना। 3 डायमेंशनल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड। किसने, जेपी गिलफोर्ड। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। उनका मानना है कि प्रत्येक बौद्धिक योग्यता अपने में विशिष्ट होती है। उन्होंने इस सिद्धांत को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। उनका मानना है कि जो प्रत्येक आदमी का बौद्धिक योग्यता होती है, क्या होती है, अपने आप में विशिष्ट होती है, विशेष होती है। ठीक है, उन्होंने 3 वर्गों में इसको बांटा है।
पहला प्रक्रिया प्रोसेस, दूसरा कंटेंट विषय वस्तु, तीसरा परिणाम। फिर से बता दूं, पहला प्रक्रिया प्रोसेस, दूसरा कंटेंट विषय वस्तु और तीसरा परिणाम। 3 भागों में इन्होंने इस प्रकार बांटा है त्रिआयामी सिद्धांत। चलिए अब चलते हैं त्रिघटकीय सिद्धांत। इसका सिद्धांत कौन दिए थे? त्रिघटकीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया है। उनका मानना है कि एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति है, उनकी सफलता किस पर निर्भर करता है? उनकी बुद्धि पे निर्भर करता है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। वह इन तीनों में से किसी भी प्रकार के बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने प्रकार की बुद्धि होती है? 3 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है ना। इन तीनों में से किसी में भी क्या करता है? वो सफल हो सकता है। ठीक है ना। 3 बुद्धि के वर्णन के कारण इस सिद्धांत का नाम त्रिघटकीय सिद्धांत रखा गया। इसमें कितने बुद्धि का वर्णन किया गया है? 3 बुद्धि का वर्णन किया गया है। इसी 3 बुद्धि के वर्णन के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? त्रिघटकीय सिद्धांत। वो 3 बुद्धि कौन कौन सा है? पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है रचनात्मक बुद्धि और तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। तो त्रिघटकीय सिद्धांत में कौन कौन से बुद्धि है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। और त्रिआयामी सिद्धांत का प्रोसेस 3 बुद्धि कौन कौन सा था? योग्यता का, प्रक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटेलिजेंस बुद्धि को कंप्लीट कर लिया। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।